रोल्स रॉयस दुनिया की सबसे लग्जरियस कारें बनाती है और दुनिया के सबसे अमीर लोग रोल्स रॉयस का मालिक बनने का सपना देखते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस लग्जरी रोल्स रॉयस की शुरुआत एक ऐसे लड़के ने की थी जिसकी पूरी बचपन गरीबी में बाल श्रम करते हुए बीती थी। कहानी 1863 से शुरू होती है। हेनरी रॉयस का जन्म इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में हुआ था। जब रॉयस केवल 4 साल के थे, उनके पिता का कारोबार बर्बाद हो गया। उनका पूरा परिवार सड़कों पर आ गया। लेकिन यह तो सिर्फ समस्याओं की शुरुआत थी। 9 साल की उम्र में रॉयस ने हमेशा के लिए अपने पिता को खो दिया, जिसकी वजह से उसकी मां को नौकरानी का काम करना पड़ा और रॉयस ने अखबार बांटने का काम शुरू कर दिया। अब तक रॉयस का भविष्य अंधकार में डूबा हुआ था, लेकिन 14 साल की उम्र में उसके जीवन में एक मोड़ आया। उसकी एक मौसी ने हेनरी में संभावनाएं देखी। वह ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे कंपनी गई। उन्होंने रॉयस को 20 पाउंड मिलने के बाद प्रशिक्षु के रूप में शामिल होने में मदद की। अगले 3 सालों में रॉयस ने दिन रात मेहनत की। उसने दर्जनों किताबें पढ़ी और एक फैक्ट्री में काम किया। उसने कारपेंट्री, मैथ और सबसे महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक्स सीखी। 17 साल की उम्र में वह एक पूरी तरह से सक्षम मैकेनिक बन गया। 21 साल की उम्र में वह मैक्सिम वेस्टर्न नामक कंपनी में एक इंजीनियर के रूप में काम कर रहे थे। लेकिन फाइनेंशियल डिफिकल्टीज के कारण यह कंपनी बंद होने वाली थी। रॉयस के पास कई अन्य कंपनियों में नौकरी लेने का विकल्प था, लेकिन उन्होंने अपनी खुद की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंपनी खोलने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी 20 पाउंड की बचत का उपयोग किया और मैनचेस्टर में एक छोटे से कार्यालय की शुरुआत की, FH रॉयस एंड कंपनी। उन्होंने अपने दोस्त अर्नेस्ट क्लेरमोंट को भी पार्टनर के रूप में जोड़ा। प्रारंभ में रॉयस ने जीवित रहने के लिए जो भी संभव था किया, जैसे कि सिलाई मशीनों की मरम्मत, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स आदि। लेकिन रॉयस ने देखा कि इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स और लाइटिंग्स की मांग बढ़ रही थी। इसलिए उसने ARC लैंप्स, बल्ब होल्डर और इलेक्ट्रॉनिक डोरबेल्स का निर्माण शुरू किया। इसने कंपनी की किस्मत बदल दी। 1900 तक कंपनी की बिक्री 20,000 पाउंड को पार कर गई थी। 38 साल की उम्र में रॉयस के पास एक परिवार था। वे एक बड़ी फैक्ट्री बनाने की योजना बना रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर कहानी में एक मोड़ आता है। 1908 में जर्मन और अमेरिकी कंपनियां ब्रिटिश इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में प्रवेश कर गईं। प्रतिस्पर्धा बढ़ गई और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की कीमतें गिर गईं, जैसे कि सिलाई मशीनें, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स आदि। इसलिए रॉयस का व्यवसाय गिरने लगा। जैसे जैसे व्यवसाय असफल होता गया, रॉयस की शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा। जब रॉयस ने डॉक्टर से सलाह ली तो उन्हें एक साधारण सलाह मिली। रॉयस को ठीक होने के लिए ताजे हवा की जरूरत थी। उन्हें सलाह दी गई कि वह एक कार खरीदें ताकि वह बिना किसी तनाव के यात्रा कर सकें। रॉयस ने ठीक होने के लिए छुट्टी ली और एक फ्रांसीसी निर्मित कार खरीदी, जिसे डेकोविल कहा जाता था। यह कार बहुत शोर करती थी, ब्रेक प्रभावी नहीं थे और अधिक गर्मी एक समस्या थी। यह कार हेनरी जैसे परफेक्शनिस्ट के लिए मानक से नीचे थी, इसलिए उन्होंने मामूली संशोधन करने का निर्णय लिया। उसने कार को रीडिजाइन किया। यह फिर से डिजाइन की गई कार मूल डेकोविल कार से बेहतर थी। इससे रॉयस को अपनी खुद की कार बनाने का आत्मविश्वास मिला। वह कार का व्यवसाय भी शुरू कर सकता था। उसने एक टीम को इकट्ठा किया और अपनी नई कार के डिजाइन पर काम शुरू किया। उसे कास्टिंग के लिए एक वर्कशॉप में भेजा गया। अंततः रॉयस की 10 हॉर्स पावर और 2 सिलेंडर कार आकार लेने लगी। शांति, हल्केपन, स्थायित्व और विश्वसनीयता के मामले में यह कार श्रेष्ठ थी। 1 अप्रैल 1904 को इसे सड़क पर परीक्षण किया गया। इसके पहले परीक्षण में इसने बिना किसी समस्या के 50 किलोमीटर की दूरी तय की। रॉयस ने उसी मॉडल की 2 और गाड़ियां बनाई। इन्हें टेस्ट किया गया और सुधारा गया। उन्होंने विश्व स्तरीय गाड़ियां बनाई, लेकिन ये गाड़ियां दुनिया तक पहुंचाने में सक्षम नहीं थीं। यहां कहानी के दूसरे हीरो चार्ल्स रोल्स का प्रवेश होता है। रॉयस अपनी गाड़ियों को एक प्रदर्शनी में पेश कर रहे थे। चार्ल्स रोल्स ने इन गाड़ियों को देखा। चार्ल्स रोल्स एक उत्साही मोटर चालक थे। वे उच्च गुणवत्ता वाली गाड़ियों का सफल व्यवसाय कर रहे थे। रोल्स पहले से ही एक लग्जरी ब्रिटिश कार निर्माता की तलाश में थे, इसलिए उन्होंने रॉयस से मुलाकात की और गाड़ियों को करीब से देखा। रॉयस से प्रभावित होकर
उन्होंने अपने व्यापारिक भागीदार को बताया कि उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियर को खोज लिया है। चार्ल्स रोल्स और हेनरी रॉयस ने इन गाड़ियों को बेचने के लिए एक संयुक्त उद्यम शुरू करने पर सहमति जताई। इस कार का नाम रोल्स रॉयस रखा जाने वाला था। मार्च 1906 में रोल्स रॉयस लिमिटेड का आधिकारिक रूप से स्थापना की गई। 4 रोल्स रॉयस 10, 15, 20 और 30 हॉर्स पावर मॉडल की आपूर्ति की जानी थी। रोल्स का मानना था कि कार को मार्केटिंग करने का सबसे अच्छा तरीका रेसिंग टूर्नामेंट्स में भाग लेना था। इसलिए रोल्स रॉयस ने प्रतिष्ठित टूर्नामेंटों जैसे कि आइल ऑफ मैन और टूरिस्ट ट्रॉफी में भाग लिया। रोल्स रॉयस ने इन रेसों को रोल्स रॉयस कारों का उपयोग करके जीता। इन कारों के साथ रोल्स रॉयस ने कई नए स्पीड रिकॉर्ड भी बनाए। रोल्स रॉयस पहले से ही एक महान कार कंपनी के रूप में स्थापित हो चुका था, लेकिन उनकी सबसे सफल कार आना बाकी थी। 1906 के अंत में रोल्स रॉयस ने 40 और 50 हॉर्स पावर और 6 सिलेंडर वाली एक मॉडल लॉन्च की। इसका शरीर का रंग चांदी था। यह अत्यंत स्मूथ और चुप था, जैसे एक भूत। इसलिए इसका नाम सिल्वर घोस्ट रखा गया। इस कार को मार्केट करने के लिए रोल्स रॉयस ने 24,000 किमी का एक एंड्योरेंस टेस्ट प्लान किया। सिल्वर घोस्ट को रविवार को 2.5 महीनों तक चलाया गया। इसे लगातार दिन और रात चलाया गया और दूरी कवर की गई 24,000 किमी। सिल्वर घोस्ट ने इस टेस्ट को बिना किसी समस्या के पास किया। रोल्स रॉयस ने कई डेमोन्स्ट्रेशंस भी आयोजित की, जिसमें उन्होंने सिल्वर घोस्ट को व्हिस्पर टेस्ट पास कराया। इस टेस्ट में उन्होंने कार के बोनट पर एक सिक्का संतुलित किया और इसे गिराए बिना चलाया, जिससे यह साबित हुआ कि यह कार अत्यंत स्मूथ है। इन रणनीतियों के साथ सिल्वर घोस्ट विश्व की सबसे बेहतरीन कार के रूप में लोकप्रिय हो गई और यह उस समय के राजाओं, रानियों और उद्योग के नेताओं की पहली पसंद बन गई। रोल्स रॉयस साझेदारी का निर्णय एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। उन्हें हर दिशा से सफलता मिल रही थी। तभी एक भयानक घटना घटित हुई। कारों के साथ साथ चार्ल्स रोल्स को विमानन के प्रति भी गहरी रुचि थी। 12 जुलाई 1910 को वह एक विमान राइट फ्लायर उड़ा रहे थे। उड़ान के दौरान विमान के पूंछ का हिस्सा टूट गया और विमान 100 फीट की ऊंचाई से गिर पड़ा। इस घटना में 32 वर्षीय चार्ल्स रोल्स की मृत्यु हो गई। दुर्भाग्यवश वह ब्रिटेन में विमान दुर्घटना में जान गंवाने वाले पहले व्यक्ति बन गए। इस घटना ने रोल्स रॉयस पर गहरा प्रभाव डाला। वह इस नुकसान को पार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 1900 में आरहा में उन्हें एक और झटका लगा। उनकी सेहत तेजी से बिगड़ने लगी। डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि उन्हें आंत्र कैंसर हो गया है। उन्होंने एक बड़ा ऑपरेशन किया, लेकिन इसके बावजूद डॉक्टरों ने कहा कि वह केवल 3 महीने ही जीवित रहेंगे। इस स्थिति में भी रॉयस ने सिल्वर घोस्ट के डिजाइन और इंजीनियरिंग को सुधारना जारी रखा और फिर एक चमत्कार हुआ। 3 महीने के बाद रॉयस ने 100% रिकवरी हासिल की। लौटने के बाद रॉयस ने सिल्वर घोस्ट में प्रमुख सुधार किए। ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ा दिया गया, सस्पेंशन को बेहतर बनाया गया और चेसिस को भी मजबूत किया गया। इस समय रोल्स रॉयस ने देखा कि कार के बोनट पर व्यक्तिगत मास्कॉट लगाने का चलन था, लेकिन कंपनी को चिंता थी कि लोग अनुचित मास्कॉट लगा रहे थे, जो रोल्स रॉयस की छवि पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता था। इसी वजह से उन्होंने अपना खुद का मास्कॉट डिजाइन किया। उनके मास्कॉट में एक ब्रिटिश अभिनेत्री जिनका नाम एलेनोर थॉर्नटन था और एक मॉडल का उपयोग किया गया। इस मूर्ति कला में एक महिला झुकती हुई दिख रही है। उसके हाथ पीछे की ओर खींचे हुए हैं और उन पर तेज हवा चल रही है। यह मास्कॉट ग्रेस, फ्रीडम और स्पीड का प्रतीक है। इसका नाम स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी है। एक्सटेसी का मतलब है अत्यधिक खुशी। इन सभी सुधारों के कारण रोल्स रॉयस की बिक्री और मुनाफा तेजी से बढ़ रहे थे। 1913 तक उनका लाभ 90,000 पाउंड से अधिक था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शाखाओं का विस्तार करने की योजना थी। लेकिन फिर ऐसा कुछ हुआ जिसने लगभग रोल्स रॉयस को नष्ट कर दिया। विश्व युद्ध एक 1914 में शुरू हुआ, लेकिन रोल्स रॉयस इसके लिए तैयार नहीं था। युद्ध के कारण अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई, जिसका प्रभाव रोल्स रॉयस जैसी लग्जरी कार कंपनियों पर पड़ा। बिक्री गिर गई और कंपनी को अपने कर्मचारियों को निकालना पड़ा। सभी का मानना था कि रोल्स रॉयस युद्ध में जीवित नहीं रह पाएगा, लेकिन रोल्स रॉयस के पास कुछ और योजनाएं थीं। रोल्स रॉयस ने सैन्य अधिकारियों से मुलाकात की।
जिसके बाद उन्हें महसूस हुआ कि युद्ध के लिए विश्वसनीय और उच्च प्रदर्शन वाली कारों की आवश्यकता है। इसलिए रोल्स रॉयस ने सिल्वर घोस्ट को संशोधित किया और उसे एक बख्तरबंद कार में बदल दिया। कार के शरीर में 8 मिमी मोटी बख्तरबंद प्लेटें लगाई गईं। एक घूर्णनशील टॉवर भी स्थापित किया गया जिसमें एक मशीन गन फिट की गई थी। इस कार का उपयोग मध्य पूर्व के कठोर रेगिस्तानी क्षेत्रों में ऑपरेशन चलाने के लिए किया गया। इसके अलावा इसका उपयोग जासूसी अभियानों के लिए भी किया गया। और चूंकि सिल्वर घोस्ट बहुत चिकनी थी, यह घायलों को ले जाने के लिए भी सबसे अच्छी गाड़ी थी। इसलिए कई सिल्वर घोस्ट्स को युद्ध एम्बुलेंस की तरह संशोधित किया गया। स्ट्रेचर, चिकित्सा उपकरण और नर्सों के लिए पर्याप्त स्थान था। रात के समय के अभियानों के लिए इलेक्ट्रिक लाइटिंग लगाई गई। इन एम्बुलेंसों ने हजारों जिंदगियों को बचाया। अंततः इसके लग्जरी फीचर्स के कारण युद्ध के दौरान उच्च रैंकिंग के अधिकारियों, राजनयिक मिशनों और राजा के संदेशवाहकों द्वारा रोल्स रॉयस की कारों का उपयोग किया गया। सैन्य के साथ करीबी कामकाज के दौरान रोल्स रॉयस ने महसूस किया कि ब्रिटिश एयर फोर्स अपने विमान इंजनों के लिए पूरी तरह से फ्रांसीसी कंपनियों पर निर्भर है और सरकार डेस्परेटली चाहती थी कि एक ब्रिटिश कंपनी अपने इंजन प्रदान करे। यह अवसर देखकर रोल्स रॉयस ने एरो इंजन निर्माण में प्रवेश किया। रोल्स रॉयस ने स्वयं एरो इंजन डिजाइन सीखा और 1915 में अपना पहला इंजन ईगल लॉन्च किया। यह इंजन प्रतिस्पर्धा की तुलना में अधिक भरोसेमंद, हल्का और ईंधन कुशल था। यही कारण है कि ब्रिटिश एयर फोर्स ने वर्ष के अंत तक 500 ईगल इंजन का आदेश दिया। लेकिन रोल्स रॉयस ने यहीं रुकने का निर्णय नहीं लिया। 1915 के अंत में रोल्स रॉयस ने हल्के विमानों के लिए हॉक इंजन बनाया। 1916 में रोल्स रॉयस ने ईगल का छोटा संस्करण फाल्कन इंजन बनाया और 1918 में रोल्स रॉयस ने बड़े और लंबी दूरी के विमानों के लिए कंडोर इंजन बनाया। इन इंजनों के कारण ब्रिटेन को हवाई लड़ाई, जासूसी मिशनों, पनडुब्बी विरोधी अभियानों और बमबारी मिशनों में एक प्रमुख लाभ मिला और यही उनकी जीत का महत्वपूर्ण कारण बन गया। रोल्स रॉयस का एरो इंजन निर्माण में प्रवेश एक शानदार कदम साबित हुआ और आज भी रोल्स रॉयस के इंजन हजारों वाणिज्यिक और सैन्य विमानों में उपयोग किए जाते हैं। 1918 में विश्व युद्ध आई समाप्त हो गया और अगले 15 वर्षों तक रोल्स रॉयस ने कारों और एरो इंजनों दोनों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने 20 नामक एक छोटी और सस्ती कार लॉन्च की। दुर्भाग्यवश 20 की बिक्री बहुत प्रभावशाली नहीं रही। 1925 तक लग्जरी कार बाजार में बेंटले, डेलमार और कैडिलैक जैसे ब्रांडों के कारण प्रतिस्पर्धा बढ़ गई थी और रोल्स रॉयस को अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए एक बोल्ड कार की आवश्यकता थी। यही कारण है कि उन्होंने सिल्वर घोस्ट को बदलकर नए फैंटम को लॉन्च किया, जिसमें बेहतर प्रदर्शन और 4 पहिया ब्रेक थे। फैंटम काफी सफल रहा और इसने रोल्स रॉयस को लग्जरी कार बाजार का राजा बना दिया। भविष्य में फैंटम 2 भी लॉन्च किया गया, जो समान रूप से अच्छा रहा। 1931 में रोल्स रॉयस ने बेंटले का अधिग्रहण किया, जो दिवालिया होने वाला था। We have already made a video on Bentley. The link is in the description, so you can go and check it out. और इसके बाद रोल्स रॉयस ने एक और आइकॉनिक कार बेंटले 3.5L डिजाइन की, जो रोल्स रॉयस और बेंटले का सफल मिश्रण था। लेकिन दुर्भाग्यवश रोल्स रॉयस ने कभी इस कार को अपनी आंखों से नहीं देखा। 22 अप्रैल 1933 को 70 वर्षीय हेनरी रोल्स रॉयस ने अपनी अंतिम सांस ली। कार के उत्पादन से कुछ महीने पहले सर हेनरी रॉयस की मृत्यु के बाद से रोल्स रॉयस ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। एक और फैंटम 3, सिल्वर शैडो और घोस्ट जैसी आइकॉनिक कारों को लॉन्च किया गया। दूसरी ओर 1960 के दशक में उन्हें वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण उनके विमानन और ऑटोमोबाइल व्यवसाय को विभाजित कर दिया गया और वर्तमान में रोल्स रॉयस BMW मोटर्स के स्वामित्व में है। लेकिन आज भी रोल्स रॉयस अपने आइकॉनिक कारों के कारण अंतिम लग्जरी का सबसे बड़ा प्रतीक है। रोल्स रॉयस का मालिक होना एक कृति का मालिक होने जैसा है, जो रोल्स की पूर्णता और आकर्षण का प्रतीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। The Silver Ghost, introduced in 1906, was a masterpiece that truly defined Rolls-Royce's commitment to excellence. It was not just a car, it was a symbol of reliability and luxury. The Silver Ghost set new standards in the automotive world, earning the title of the best car in the world.
Throughout its history, Rolls-Royce faced numerous challenges, but each obstacle was met with innovation and determination. From engineering marvels to groundbreaking designs, the company continuously pushed the boundaries of what was possible. This relentless pursuit of perfection ensured that Rolls-Royce remained at the forefront of the automotive industry. During World War I, Rolls-Royce's expertise extended beyond luxury automobiles. The company played a crucial role in the development of aero engines, contributing significantly to the war effort. Their engines powered many aircraft, showcasing the versatility and engineering prowess of Rolls-Royce. This period marked the beginning of a new chapter, where the skies became another domain for their excellence. After the war, Rolls-Royce faced a new set of challenges and opportunities. The company had to adapt to a rapidly changing world, where innovation was key to survival. Rolls-Royce expanded its horizons, venturing into the aerospace industry and developing jet engines that would revolutionize air travel. This period marked a significant transformation as the brand not only maintained its reputation for luxury automobiles but also became a leader in aviation technology. Henry Royce's legacy lives on in every Rolls-Royce vehicle. His commitment to perfection and innovation set a standard that the company continues to uphold. Even today, the principles he established guide the engineers and craftsmen who create these magnificent machines. Royce's vision was not just about building cars, it was about pushing the boundaries of what was possible and striving for excellence in every detail. Today, Rolls-Royce remains a symbol of luxury, elegance, and unparalleled craftsmanship. The brand continues to innovate, incorporating cutting-edge technology while staying true to its heritage. From bespoke customizations to the latest advancements in automotive engineering, Rolls-Royce offers an experience that is both timeless and contemporary. Each car is a testament to the brand's enduring commitment to quality and excellence. As we reflect on the remarkable journey of Rolls-Royce, it is clear that the brand has left an indelible mark on the world. From its humble beginnings to its status as a global icon, Rolls-Royce exemplifies the power of vision, dedication, and innovation. The story of Rolls-Royce is not just about cars. It is about the relentless pursuit of perfection and the enduring legacy of a brand that continues to inspire and captivate. Thank you for joining us on this journey through the history of Rolls-Royce.